Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and that is related to India-Germany relation. It is very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See basically why it is in news और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. देखो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जर्मनी के जो चांसलर है, जिनको आप पिक्चर में देख पा रहे हो, कहाँ पे, मोदी जी के साथ. तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलाफ स्कॉल्स. ये जो पिक्चर में है, सो ये 2 डेज के लिए इन्होंने इंडिया में विजिट किया था. और कब? 25 फेब एंड 26 फेब को. सो उस एस्पेक्ट से इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में. जब भी यूरोप में हम इंडिया के टाइज की बात करते हैं अभी तक, तो हमें पता है कि हमारे इंडिया फ्रांस रिलेशंस की बात होती है. इन शॉर्ट इंडिया के टाइज जर्मनी के साथ उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं जितने इंडिया के फ्रांस के साथ रिलेशन है. लेकिन अब जर्मनी की प्रायोरिटीज जैसे चेंज हो रही है, और उसके पीछे रीजन है क्या? उसके पीछे रीजन है आपका ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से जर्मनी की प्रायोरिटी आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी. अभी तक जर्मनी का फोकस क्या था? देखो जर्मनी फोकस करता था चाइना पर. और क्यों ऐसा करता था इसका भी रीजन है. आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें हिटलर था. और हिटलर कहाँ से था? हिटलर जो था आपका जर्मनी से था. ठीक है. जब हमने देखा कि जो हिटलर है उसकी मतलब जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. ओके. और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में काफी पूरे वर्ल्ड को काफी नुकसान झेलना पड़ा, और जर्मनी को काफी सुनना भी पड़ा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर की तो डेथ हो गई, और जर्मनी ने कैसी अप्रोच अपना ली? पैसिफिस्ट की अप्रोच अपना ली. और जर्मनी ने क्यों पैसिफिस्ट की अप्रोच बना ली? क्योंकि जर्मनी ने देखा था कि काफी नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे किस पे? इकोनॉमी पर. और इसके रिजल्ट भी देखो काफी अच्छे निकल के आए. आज के टाइम पर अगर हम यूरोप में बात करें, तो आज के टाइम पे यूरोप में जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी पावर है. लेकिन अब देखो धीरे धीरे जर्मनी अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहा है. और जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है? जब जर्मनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था पिछले कुछ सालों में, तो जर्मनी के रिलेशन चाइना के साथ काफी स्ट्रांग हो गए. क्यों चाइना के साथ काफी स्ट्रांग हुए? ये इसलिए हुए बिकॉज ऑफ ट्रेड. ओके. जब जर्मनी के रिलेशन चाइना के साथ काफी स्ट्रांग हो गए, बिकॉज चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी तो है. लेकिन जैसे अभी रशिया ने एकदम से क्या किया, यूक्रेन पे वॉर किया, ठीक है, उसके बाद ये शुरू हुआ कि जर्मनी को ये चीज की रियलाइजेशन हुई कि ये जो इकोनॉमिक सेंट्रिक अप्रोच है वो सही नहीं है. हमें भी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना है और अपनी खुद की कंट्री को प्रोटेक्ट करना है. और उसके लिए रशिया का यूक्रेन पे अटैक जो है, वो इन्होंने एक जेनटोंडे उसको बोला. अब देखो जेटन वेंडे क्या होता है. जेटन वेंडे जो आपको कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे. जेटन वेंडे एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट. मतलब जर्मनी की पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला रशिया यूक्रेन वॉर के बाद. ओके. अगर हम इस जेटन वेंडे या फिर जो जर्मनी की पॉलिसी है उसमें जो टर्निंग पॉइंट आया है, अगर हम ये देख रहे हैं, ये जो अटैक है ना, उसकी वजह से जर्मनी की पॉलिसी में शिफ्ट हो गया. अब जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि वो जो 2% है अपने जीडीपी का, दे आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन व्हाट? दे आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन डिफेंस. और स्पेशल फंडिंग देगा सो दैट कंट्री की मिलिट्री को काफी ज्यादा क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके. Now let's talk about India-Germany relationship future scope. As we know, COVID-19 के बाद से क्या हुआ? COVID-19 के बाद से ये हुआ कि जो चाइना है, अब पहले कोविड कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से. और फिर उसके बाद रशिया ने किस पे वॉर किया? यूक्रेन पे. और चाइना ने क्या किया? उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और हम ये भी देख रहे हैं चाइना रशिया का काफी साथ दे रहा है.
पहले जर्मनी के चाइना के साथ काफी अच्छे ट्रेड थे, लेकिन अब जर्मनी अपने सप्लाई चेन को डाइवर्स करना चाहता है। और क्यों जर्मनी अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्स करना चाहता है? बेसिकली वो एक तरीके का शिफ्ट ढूंढ रहा है। शिफ्ट कैसे ढूंढ रहा है? वो चाहता है कि उसके अच्छे ट्रेड टाइज हो, लेकिन वो डाइवर्स हो, मतलब कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस खत्म कर देगा। और वैसे भी जर्मनी क्या है, वेस्टर्न सेंट्रिक कंट्री है, कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी यूएसए के इन्फ्लुएंस में तो आएगा ही। सो जर्मनी अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और वो कहां पे ढूंढ रहा है? इंडो पैसिफिक रीजन में। अब देखो, अगर हम बात करें कि इंडो पैसिफिक रीजन में जर्मनी भी चाहता है कि क्या हो, उन स्टेबिलिटी हो। सो वो इसलिए ऐसी कंट्रीज को देख रहा है जो अग्रेसिव ना हो। और उन्होंने भी ये चीज को नोटिस किया कि जो चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है वो खत्म हो जाना चाहिए। सो इसलिए उन्होंने चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। और ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये लोग किस तरफ आए? ये आए इंडिया और जापान की तरफ। अगर हम देखें ऑल्टरनेटिव के तौर पे, ये जो इंडिया और जापान के करीब कैसे आए? जैसे जब मिस्टर स्कॉल्स चांसलर बने, उसके बाद उन्होंने 2021 में के एंड में जापान की विजिट पे गए, और बाद में उन्होंने मिस्टर मोदी को इनवाइट किया 6 इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन टू बर्लिन में। सो ओवरऑल अगर हम देख पा रहे हैं, ये जो शिफ्ट है बेसिकली कैसे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने ये देखा जर्मनी ने कि इनको अपनी एक स्ट्रैटेजी जो चाहिए, जर्मनी की जो स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़े रोल प्ले करने की, तो उसमें इंडिया उनको एक की प्लेयर नजर आता हुआ दिखा। और जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज बोली, और वो इंटरव्यू में क्या चीज बोली उन्होंने? कि जो जर्मनी है वो इंडो पैसिफिक में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और वो कैसे बड़ा रोल प्ले करेगा? वो बेसिकली खुद को इन्वॉल्व करना चाहता है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट चाहता है, वो अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। और उन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे क्या किया है? उन्होंने सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्रिगेट भेजा था 2022 में, जिसका स्टॉप ओवर था मुंबई। इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया किसी थर्ड कंट्री के साथ मिलके क्या करने वाला है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। ओके, सो वहीं अगर हम देखें, जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जो लॉन्च किया जाएगा वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए होगा। अब इंडिया भी अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहता है। किससे? इंडिया अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस रशिया से खत्म करना चाहता है, और वो भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। सो इंडिया के लिए वो ऑल्टरनेटिव जर्मन हो सकता है। उसके अलावा हमने देखा कि जो फ्रांस, इंडिया, जर्मनी है, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल जो है 2024 में टेक प्लेस करने वाली है, जो सिक्योरिटी और डिफेंस कोलैबोरेशन को एनहांस करेगी। इंडिया और जर्मनी जो है वो कोऑपरेट करते हैं मल्टीलेटरल फॉर्म में एज अ पार्ट ऑफ जी फॉर्म ग्रुपिंग, जो कि कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, और कोलैबोरेशन में क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी इमर्ज होके आई है। ठीक है। नाउ अब हम जो है हिस्ट्री से शुरू करेंगे, टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं इंडिया और जर्मन के रिलेशन में। देखो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टेकन अप किया गया कब? 1951 में, जब कोल्ड वॉर जो थी वो अनफोल्ड हुई, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दोनों कंट्रीज में एक रिलेशंस उतने डीपन नहीं हो पाए। 1961 में क्या हुआ? जर्मनी ने कंडेम किया इंडिया को फॉर लिबरेटिंग गोवा पोर्टुगीज रूल इन 1961 से, और सपोर्ट किया पोर्टुगल डॉक्ट्रल रेजाइम को अंडर सालाजार अगेंस्ट इंडिया। 1971 में क्या हुआ? जर्मनी क्रिटिकल था इंडिया से, बिकॉज इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। 1972 में इंडिया ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया सेकेंड जर्मन स्टेट को, और सेटअप किए डिप्लोमेटिक रिलेशन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ 1972 में। इंडिया ने मेंटेन किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वेस्ट जर्मनी के साथ और ईस्ट जर्मनी के साथ, और सपोर्ट किया उनके रीयूनिफिकेशन को। 1998 में जर्मन ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट। 2008 में जर्मन चांसलर ने एक ऑफिशियल विजिट की इंडिया में और साइन किए सेवरल एग्रीमेंट्स, जिससे बायलैटरल कोऑपरेशन को कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस में एनहांस किया गया, एक्सपैंड किया गया। 2022 में जर्मन गवर्नमेंट ने ले डाउन की इंडो पैसिफिक की गाइडलाइंस,
और इलस्ट्रेट किया अपना इंटरेस्ट और कमिटमेंट, जहां पे इंडिया एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करेगा। उसके बाद देखो बायलैटरल रिलेशन जो थे इंडिया और जर्मन के बीच में, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए। इंडिया और जर्मनी जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उनकी सिंस 2021, और दोनों जो है अपने फर्दर रिलेशंस को स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें पॉलिटिकल कोऑपरेशन से, पार्लियामेंट एक्सचेंज होती है। देखो इंडो जर्मन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो कि जर्मन बुंडस्टैग में हुआ था, जो हो रहा है 1971 से। सो बेसिकली प्रेजेंट टर्म में अगर हम बात करें, सो इसमें 24 मेंबर्स है फ्रॉम ऑल 6 पार्टीज जो रिप्रेजेंट करती है जर्मन पार्लियामेंट्स को। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होती है, दोनों कंट्रीज जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीलेटरल फोरम में, जिसमें आपका आता है G20, यूएन या फिर ग्लोबल इश्यूज जो है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल और डेवलपमेंट पे। इंडिया जर्मनी मीट करते हैं G4 में भी और इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। G4 में कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। चारों कंट्री सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को परमानेंट सीट्स के लिए फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और काफी सारे कंसल्टेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे यूएन का इशू, इंटरनेशनल साइबर इशू, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, एक्सपोर्ट कंट्रोल, ईस्ट एशिया, यूरेशियन अफ्रीका। उसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, इंडिया जर्मनी डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में कॉपरेशन के लिए। फर्दर एनहांस करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को, डिफेंस कॉपरेशन को इंडिया और जर्मनी के बीच में एक अरेंजमेंट को साइन किया गया है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, जिसमें बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन पे फोकस किया गया है। ये एग्रीमेंट क्लासिफाई करता है एक दूसरे की तरफ की इंफॉर्मेशन को शेयर करके। रिसेंटली इंडियन नेवी और जर्मन नेवी ने कैरी आउट किया था जॉइंट एक्सरसाइज, कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडीन में, जो कि यमन के नियर बाय है, इन द इंडियन ओशन लेग ऑफ इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 में। और इसको त्रिकंड ने रिप्रेजेंट किया था, फ्रिगेट ने, जो इंडियन नेवी का है, और जर्मन नेवी का बेयन फ्रिगेट था। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन की बात करें, जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में। ओके, उसके अलावा जर्मनी 7th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर भी है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000। उसके बाद अगर टॉप इंपोर्ट्स की बात करें, इंडिया जो है क्या करता है इंपोर्ट जर्मनी से? ऑटोमेटेड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, अदर मशीनरी, मशीनरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एयरक्राफ्ट और दूसरे प्री फेब्रिकेटेड केमिकल्स। और टॉप एक्सपोर्ट क्या है? बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के टू जर्मनी, दैट इज केमिकल, बेसिक फार्मास्यूटिकल, एप्रिल ऑफ नीटेड और क्रोशेट फैब्रिक, चेसिस, बॉडीज, इंजन और मोटर्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी। सो बेसिकली ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है लगाया गया फॉर जर्मन कंपनीज जो ऑपरेट कर रही है इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सिंस मार्च 2016। देखो ये जो सॉरी, एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए जर्मन मिटल स्टैंड की इंडिया में एम्बेसी जो है इंडिया की बर्लिन रन करती है मेक इन इंडिया मिटल स्टैंड प्रोग्राम सिंस 2015। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो कॉपरेशन है, और 1971 और 74 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। 150 जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट है, 70 डायरेक्ट पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटीज ऑफ बोथ कंट्रीज के बीच में। इंडो साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है, क्लोज पार्टनरशिप है जर्मन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें मैक्स प्लैंक सोसाइटी, फ्रॉनहोफर लैबोरेटरी एंड अलेक्जेंडर वॉन हुम्बल्डी फाउंडेशन आता है। कल्चरल की बात करें, इंडिया और जर्मनी का लॉन्ग ट्रेडिशन है एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज का। मैक्स मूलर फर्स्ट स्कॉलर था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश उपासनाद एंड ऋग्वेदा। जर्मन का जो इंटरेस्ट है इंडियन फिलोसफी में और लैंग्वेज में, वो रिजल्ट करता है इन सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट चेयर ऑफ आइडियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन 1818। डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात करें, जर्मनी एक इंपॉर्टेंट कॉपरेशन पार्टनर है सेवरल डिकेड से। एनर्जी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस किया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है जर्मनी से, सॉफ्ट लोन, कॉम्पोजिट लोन और ग्रांट्स के फॉर्म में। मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी से देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, इंक्लूसिव, रीजनली और सोशली बैलेंस भी है। ओके, सो गाइस अगर हम चैलेंजेस की बात करें, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिकल चैलेंज है, जिसमें लैक ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया में, जो कॉज की गई थी जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा टू ट्रीट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद इनडिफरेंस फॉर मेनी इयर्स। पॉलिटिकल की बात करें, सिंस 2000 इंडिया हैज नॉट बीन वेरी डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंसिव रिलेशनशिप विद जर्मनी। जो फॉर्मर सोवियत यूनियन डोमिनेटेड इंडियन बायलैटरल रिलेशन जो है वो ज्यादा है, मतलब रशिया के साथ हमारे टाइज काफी ज्यादा अच्छे हैं।
फिर उसके बाद इकोनॉमिक में बात करें, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जो है वो स्केप्टिकल है इंडिया के ट्रेड लिबरलाइजेशन मेजर्स को लेके, बिकॉज जो जर्मनी और ईयू है वो ज्यादा लिबरल लेबर रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And I hope you're going to like it and put it in the comment if you want such more videos that too on time. Thank you.